नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। चुनाव से संबंधित बहुत सारे विवरण हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं। विभिन्न जगहों से विश्लेषण, विभिन्न राज्यों में हो चुके और हो रहे चुनावों के बारे में विभिन्न समाचार और उनके बारे में विभिन्न तरह की सूचनाएँ, उन पर बहसें, ये सारे कार्यक्रम आप देख रहे हैं। चूँकि चुनाव का संचालन आप इस बार काफ़ी लंबा चुनाव का पूरा संयोजन है। 7 चरण जो हैं वो 2 महीने से ज़्यादा कुल मिला के पूरी कार्रवाई होते-होते ख़त्म होंगे। तो इस समय काफ़ी नई-नई चीज़ें बन रही हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान चुनाव कराते समय जिस एक संस्था पर होता है, वो स्वायत्त संस्था हमारी है चुनाव आयोग। ये दुर्भाग्य है कि इस दौरान इस आम चुनाव से ठीक पहले हमारा जो चुनाव आयोग है, वो लगातार कंट्रोवर्सीज़ में रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, एक सभ्य लोकतांत्रिक देश में सबसे ज़्यादा भरोसे का माध्यम होना चाहिए उसको। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की एक संस्था जो इस तरह के सर्वेज़ करती है, उसके अनुसार 50% से ज़्यादा लोग सीएसडीएस के सर्वे के अनुसार 50% के से ज़्यादा लोग चुनाव आयोग पर अविश्वास करते हैं। वो फ़ीसद 51 है दरअसल। तो ये जो परिस्थिति है, इसके बाद मामले लगातार उनके खिलाफ कोर्ट में गए हैं। जो मशीनें वो इस्तेमाल करते हैं, उनको लेके बहुत शंकाएँ हैं। जिस प्रणाली से वो चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसको लेके कोर्ट में सुनवाई चलती रही इस चुनाव के पहले दूसरे चरण के बीच। ठीक है, कोर्ट ने अभी उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं दिया है, जिसे सीधे-सीधे कुछ नकारात्मक कहा जाए, लेकिन कुछ शंकाओं की तो पुष्टि उसने भी की है और कुछ नए आदेश किए हैं, जिनको वो चाहती है कि उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। तो ये चीज़ सबको मतलब इस पूरे देश के पूरे इस चुनाव के वातावरण में एक शंका का माहौल है और इस माहौल में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कई बार हमारे यहाँ जो एक संगठन है जिससे हम संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम करते रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारियों का हमारे देश के, जो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रणाली में उसको संविधान सम्मत रहने के लिए प्रयास करते हुए अपनी चिट्ठियाँ वगैरह लिखते रहते हैं। उनकी एक चिट्ठी अभी आई है 11-12 अप्रैल में और पहले भी उन्होंने लिखी थी जिस पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। इसके अलावा इंडिविजुअली भी मिस्टर शर्मा की चिट्ठी पे हमने पिछली बार बात की थी, उनकी टिप्पणियों पे बात की थी। कोर्ट में मैंने बताया कि मुद्दा गया ही था। अभी सबसे ज़्यादा शंका आजकल इस बात पे हुई है कि 11-12 दिन तक पहले चरण के चुनावों के जो परसेंटेज थे, पोलिंग परसेंटेज, वो नंबर्स वेबसाइट पे चुनाव आयोग ने नहीं डाले थे। और अभी जब उन्होंने डाले भी तो वोट परसेंटेज तो डाला, लेकिन नंबर नहीं डाला। अभी उसको लेके चीख-पुकार मची हुई है और सब लोग शंका कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए भी हो रही है कि पिछली बार से इस बार में एक फ़र्क आया है कि जो 7 बजे तक के चुनाव के दौरान उन्होंने घोषणा की थी, 7 बजे के चुनाव के बाद जो फ़िगर दी थी, उससे करीब-करीब 6.5% मत उन्होंने अब जो आखिरी वेबसाइट पे अपना डिटेल डाला है, उसमें जो फ़र्क आया है, वो करीब 6.5% की बढ़त उसमें आ गई है। हम ये जानते हैं कि हर चुनाव में ऐसा होता है, कुछ फ़ीसद की बढ़त आती है। लेकिन एक तो ये बढ़त बहुत ज़्यादा है, दूसरे एक राज्य में जहाँ बहुत संवेदनशील राज्य इस बार हो गया इस चुनाव में महाराष्ट्र, उसमें ये 8% से भी ज़्यादा है। तो बहुत सारी शंकाएँ और पैदा हो गई हैं और ये ठीक बीच चुनाव में है जब 2 चरण हो चुके हैं और बाकी 5 चरण होने वाले हैं। तो इन्हीं सब शंकाओं में, इन्हीं सब आशंकाओं में जो हमारा मैंने बताया कि रिटायर्ड अधिकारियों का एक समूह है, जो इस पर लगातार हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर और संविधान सम्मत उसको रहने पर हस्तक्षेप करता रहता है। उसी से संबंधित एक सदस्य उनके राजू शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में आप उनसे मिलते ही रहते हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि इस बारे में एक शंका समाधान की ज़रूरत है और ये जानने की भी ज़रूरत है कि जो शंकाएँ उन्होंने व्यक्त की हैं और जो डेवलपमेंट्स पहले हुए, उनके पत्र लिखने के पहले और उनके पत्र लिखने के बाद जो अभी हुए हैं, इस सब पर उनका क्या नज़रिया है। तो राजू शर्मा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। फिर चुनाव के दौरान दूसरे चरण के बाद आपसे बातचीत हो रही है, चुनाव के पहले बातचीत हुई थी।
जी तो सर आपने जो अभी पिछली चिट्ठी लिखी है और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं, आप लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है जिसमें शायद 80 लोगों के हस्ताक्षर हैं, इसमें क्या है और अभी जो डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहे हैं और जो शंकाएं हो रही हैं उस पर आपका क्या नजरिया देखिए, आपने नमस्कार पहले तो आपके है? जी जी जो लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं उन सबको भी। बहुत लंबा ये चुनाव है, मेरे ख्याल से इतिहास में सबसे लंबा, पिछले जी, 2019 भारत के के बाद। चुनावी इतिहास का सबसे लंबा। जी और यही अगर बढ़ोतरी की दर चलती रही तो एक दिन शायद आए कि अब 1 साल तक चुनाव ही होता रहे, चाहे वो एक साइमल्टेनियस चुनाव ही क्यों ना हो। बहरहाल, तो जो आपने जो बात कही जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी आपकी राय तो अपनी जगह है, या जो लोग जो दल हैं उनकी राय या एक्सपर्ट्स की राय। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत सारे लोग, आपने एक फिगर बताई कि शायद 50% या 51% लोग ऐसे हैं जो विश्वास पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया पर, और जिसे कम से कम जो कि सच में ब्लैक बॉक्स है। ईवीएम तो ब्लैक बॉक्स है, अंदर उसके क्या है कोई भी नहीं जानता। ईवीएम तीन मशीनों की युक्ति है, वीवीपैट और एक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। तो उसमें अगर अविश्वास हो तो फिर चुनावी नतीजा चाहे जिस तरह का भी आए, अगर आधे लोग या आधे से कुछ कम लोग दरअसल या उनका उनका अविश्वास चुनाव आयोग पर चला गया है, ये ज्यादा खतरनाक दोनों चीजें मिलजुल कर चल रही हैं, वो है। इसलिए भी ईवीएम पे अविश्वास ज्यादा है क्योंकि चुनाव आयोग पर अविश्वास है उनकी। अगर वो कोई पहली चीज तो जो चुनाव आयोग की एक समस्या हो गई है कि वो अपने आप में सिमटता जा रहा है। वो जनता से संवाद करने में ढील कर रहा है और कॉन्फिडेंस से उनको फेस भी नहीं कर रहा है। जैसे नॉर्मल कोर्स में जब चुनाव के परसेंटेज बताने की बात आती है कि कितना मतदान हुआ, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पत्रकार वगैरह भी होते हैं, उसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं और जो भी उनके प्रतिनिधि हैं प्रेस के, वो बैठ के उसके बारे में बातचीत होती है। और ये बहुत पुरानी ट्रेडिशंस है, हर देश की, हर लोकतांत्रिक देश की होती है। ये ट्रेडिशंस जब बंद होने लगती हैं तो उसकी वजह से विकृतियां उत्पन्न होनी शुरू होती हैं। अभी जो चिट्ठी सीसीजी ने लिखी वो तो खैर भाषणों पर थी, विशेष रूप से जो सत्तारूढ़ दल के प्रधानमंत्री और उनके कई जो अग्रणी नेता हैं, वो जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल बड़े खुले रूप में अपने भाषणों में कर रहे हैं, जिसे डॉग विजल कहा जाता है, लोगों को उकसाना या धर्म आधारित वोट मांगना या पोलराइजेशन करना। अब ये बिल्कुल सभी लोग जानते हैं और ये देश भर में सभी लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक किस्म की या धार्मिक किस्म की वोट मांगने का जो भाषणबाजी है, वक्तव्य है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रतिबंधित है। और जहां तक मुझे स्मरण है, शुरू पूर्व में इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्त फैसले इसमें किए हैं। कहीं मैं पढ़ रहा था, मुझे इसका स्मरण नहीं है, लेकिन शायद जो उद्धव ये ठाकरे साहब थे, बाल ठाकरे 5 वर्ष या 6 वर्षों तक हाँ, 5 प्रतिबंधित थे। वर्ष के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था किसी भी चुनाव प्रचार से। तो इस समय बहुत सी शिकायतें हुई और शिकायतें दलों ने तो की ही, सभी दलों ने की, बीजेपी के अलावा सभी दलों ने प्रधानमंत्री के भाषणों के खिलाफ शिकायत की। तो उसमें इतने दिन हो गए, अभी तक कोई फैसले की तो सूरत नजर आती नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और उसमें एक बड़ी अभूतपूर्व किस्म की स्थिति ये पैदा हुई कि जो चिट्ठी जारी हुई, वो चिट्ठी जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई थी उन व्यक्तियों को जारी न करके पार्टी के अध्यक्ष को एक चिट्ठी भेज दी गई, जिसमें जिनके खिलाफ शिकायत की गई उनका नाम तक नहीं लिया गया और एक बड़े गोलमोल तरीके से उस पर उनकी टिप्पणी मांगी गई है। अब ये टिप्पणी कब आएगी, उस पर कब फैसला होगा,
उस दौरान कितना समय निकल जाएगा, चुनाव पूरा हो जाएगा, लेकिन जनता में जो एक संकेत, जो संदेश गया है वो ये है कि, और जो कि खुले रूप में मेरे ख्याल से हर जगह कहा भी जा रहा है कि चुनाव आयोग वो जिसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है, वो सरकार के डिपार्टमेंट की तरह से काम कर रहा है, वो एक तरह से असमर्थ है, अपंग है, पंगु है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसमें सभी को बराबर का एक मौका मिले वोट डालने का और अपनी जीत सुनिश्चित करने का, वो नहीं है। तो ये बड़ी विकट स्थिति में कहूँगा, फिर चूंकि चुनाव आप हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्षों में जो हमारे आज़ादी के जो इंडेक्स हैं, फ्रीडम इंडेक्स हैं, उसमें जो गिरावट विभिन्न तरीकों से आती जा रही है, और ये देखते हुए कि हमारा मीडिया, जो मुख्य मीडिया है, वो लगभग सत्ता के भोंपू की तरह से काम कर रहा है। जो भी जिस तरह की बातें हम आपस में कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा आपके टीवी मीडिया के में नहीं होगी। मैंने तो खैर देखना बंद कर दिया है, लेकिन जो समझता हूँ वो यही है कि इस पे कोई चर्चा किसी भी टीवी स्टूडियो में नहीं हो रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन ही एकमात्र शक्ति आपकी रह जाए कि भाई हम इसलिए लोकतंत्र हैं क्योंकि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं, जो कि हम कहते हैं, और जो सत्ता के खिलाफ बोलते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, जोरदार तरीके से अभी भी यहाँ के सारे दल हैं, चुनाव होते हैं। अब चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर भी और उसके फ्री एंड फेयर होने के ऊपर भी अगर प्रश्न चिन्ह आ जाए और लोगों में अविश्वास उसके प्रति उत्पन्न हो जाए, जैसे कि बांग्लादेश में तो लगभग अविश्वास की स्थिति कहीं आगे बढ़ गई है, तो फिर एक जो सबसे बड़ी पूंजी लोकतंत्र की हमारे हाथ में रह गई है, जो इलेक्शन है, कि आप पीसफुल तरीके से जनता के वोट लेकर सरकार के परिवर्तन कर सकते हैं। अगर उसकी पावर भी अगर वोटर के पास नहीं रहेगी तो ये चिंताजनक स्थिति है। अब सिद्धांत के स्तर पर तो हम ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के प्रोसेस को बहुत गंभीरता से क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया है। इस पर ये भी मैं बहुत दुखद मानता हूं कि सिद्धांत के स्तर पर जो एक वोटर का अधिकार है, जो बड़े मशहूर तरीके से कहा जाता है कि कास्ट एज इंटेंडेड, कि वोट आपने डाला जो आप चाहते थे वोट डालना, और रिकॉर्डेड एज कास्ट, जो आपने वोट डाला वो रिकॉर्ड हुआ, और तीसरा कि काउंटेड एज रिकॉर्डेड, कि उस तरह से उसकी गिनती हुई जैसे आपने उसको डाला। ये तीन चीजें हैं जो कि 5 साल में आपको एक बार वोटर को चांस मिलता है एक्सरसाइज करने का। अब बड़े मजे की बात ये, मतलब हम थोड़ा सा अलग, ये एक विचलन है, लेकिन ये जरूरी है कि हम इसको आपके सुनने वालों के सामने लाएं कि लॉ में भी यही लिखा है, कानून में भी यही लिखा है कि अगर मतभेद है, वीवीपैट में जो वोट दिखा आपको 7 सेकेंड में गिरते हुए और जो मशीन में रिकॉर्ड हुआ बीप के साथ, अगर उनमें फर्क आता है जब आप चेकिंग करते हो, तो वीवीपैट वाला वोट वोट माना जाए, दूसरा वाला वोट नहीं माना जाए। तो ये कितनी विडंबना युक्त बात है कि वोटर ने जो बटन दबाया और अपने वोट को देखा 7 सेकेंड के लिए और उसको गिरते हुए देखा, काउंट वो शीट नहीं हो रही है, वो वोट नहीं हो रहा है, काउंट वो हो रहा है जो वीवीपैट ने उसी समय तत्क्षण में साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंट्रोल यूनिट को भेजा जिसने आपका वोट रिकॉर्ड किया। उसके बारे में वोटर को कोई इल्म नहीं है, वो उसको देख भी नहीं सकता, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया हम 2 महीने की कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, इतना प्रचार हो रहा है, लेकिन एक जो सबसे सिंपल पहला प्रोसेस उसका होता है, सिद्धांत होता है कि भाई जो व्यक्ति ने अपने वोट को डाला और उसको देखा, वो काउंट
सिद्धांततः नहीं हो रहा है। ये बहुत दुखद और विकट स्थिति है। कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप पे, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि इस बात को मानते हैं, लेकिन ये यहाँ कोर्ट की बहस में एफिशिएंसी के नाम पर और टेक्नोलॉजी के नाम पर नहीं आ रही, जबकि चुनाव में टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी के प्रश्न दूसरे स्तर के प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न तो ये है कि चुनाव आपका सिद्धांततः फंडामेंटली वोटर को बराबर का स्टेक होल्डर मान के होना चाहिए। दूसरी यहाँ मैं और संकेत दे दूं कि जो 5% वीवीपैट के वोट को जो चेक किया जाता है, जो पिछली बार पहले 1% होती थी, फिर 5% बिना किसी स्टेटिस्टिकल प्रिंसिपल को लगाए, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे जितने भी वोटर वहां हो, आप 5% 5 वीवीपैट के 5 मेरे ख्याल से मत उनको मशीनों को आप चेक कर लीजिए। लेकिन ये नहीं बताया कि अगर उसमें गलती पाई जाती है, मतभेद अगर उत्पन्न होता है, एक तो गलती ये है कि वो चुनाव के बाद होता है। वो चेकिंग जो करते हैं वो जब काउंटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद होता है, जब सारे लोग चले जाते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उम्मीदवार घोषित हो गया कि भाई फला जो है उम्मीदवार चुना गया, सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद ये लोग आपस में मिल बैठ के ये सब चेकिंग की प्रक्रिया करते हैं, जबकि कहा यह गया था कि ये चुनाव के पहले होनी चाहिए। किसी भी चीज की स्टेटिस्टिकल वेरिफिकेशन पहले होनी चाहिए, काउंटिंग के बाद करने का उसका लाभ नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगर काउंट आपने कर लिया और उसमें गलती पाई गई, चाहे एक वोट की भी गलती पाई गई, तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में इलेक्शन कमीशन चुप है। इसके बारे में जिसे कहते हैं डिसीजन रूल, निर्णय का रूल क्या है? जब कार में 5 कारें जब बाहर निकलती हैं, 10 लाख कारें बाहर निकली, पब्लिक में गई, उसमें से 5 कारें या एक्स नंबर कारें खराब पाई गई, तो एक स्टेटिस्टिकल प्रिंसिपल के अनुसार निर्णय लिया जाता है कि सारी कारों को वापस बुलाया जाता है। तो आपका निर्णय क्या है कि अगर उसमें एक मत का भी फर्क आया तो आप कितने बैलेट बॉक्स की रिकाउंटिंग वीवीपैट के माध्यम से करेंगे? पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की करेंगे, पूरे स्टेट की करेंगे, या आधे स्टेट की करेंगे? ये आपने कभी स्पेसिफाई नहीं किया, जो कि साइंस, स्टेटिस्टिकल साइंस के हिसाब से एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल चीज है। मतलब ये साइंटिफिक नहीं है, इसमें विज्ञान का कोई। आप लोगों का जो पत्र था उसमें स्पेसिफिकली आपने क्या दोष पाया था जिसको इंगित किया चुनाव आयोग से कि चुनाव में फला व्यक्ति या फला फला व्यक्ति ये जो बात कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर बात से आपके ही अपने नॉर्म का यहाँ उल्लंघन हो रहा है, या जो भी हमने चुनाव के लिए नॉर्म बना रखे हैं? आप तो खुद ही पीएम रहे हैं कई जिलों में, तो और मुझे नहीं पता कि आपने कोई चुनाव का आपके ज़माने में हुआ है कि नहीं, लेकिन प्राइमा फेसी देखने पर ये बातें हैं जिससे समझ में आता है कि ये नॉर्म का उल्लंघन है। तो आप ये उनकी ज़रा बताएं। उन भाषणों की बात कर रहे हैं? जी जी। ये जिन भाषणों का जिक्र हर जगह हुआ है, जो कि शुरुआत हुई एक भाषण जिसमें जैसे जैसे मैं बता दूं, जो पार्टियों की शिकायत है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जगह जगह पोस्टरों में, बैनर में और प्रचार सामग्री में राम मंदिर का चित्र भी लगाया गया है, जबकि किसी धार्मिक स्थल का चित्र प्रयोग नहीं किया जा सकता नॉर्म के अनुसार, और किसी धर्म का भी उपयोग वोट मांगने के लिए नहीं किया जा सकता, ऐसे नॉर्म है। तो एक तो शिकायत ये हुई कि धार्मिक प्रतीक का राम मंदिर का बहुत इस्तेमाल किया गया। दूसरा ये हुआ कि जो दूसरी शिकायत है कांग्रेस वगैरह की, वो ये थी कि जानबूझकर दूसरे धर्म के लोगों के बारे में कुछ झूठी या ऐसी बातें कही गई जो सामुदायिक विभेद पैदा करती हैं। ये शिकायतों का आधार रहा, जो पॉलिटिकल पार्टीज की शिकायतें। आप लोगों की शिकायत में आधार क्या क्या था? ये दूसरा वाला आधार मेरे ख्याल से संकेत दिया गया था कि जो भाषण प्रधानमंत्री जी के इस बीच में हुए हैं, जिनके बारे में शिकायतें हुई हैं, और जिसका आप बता रहे हैं कि वो उनके कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में था, और मंगलसूत्र का जिसमें जिक्र था, और जिसमें जिक्र था कि वे लोग जो ज्यादा बच्चे जिनके होते हैं, बाद में तो खैर मुसलमान का नाम लेके बात की गई,
और ऐसा नहीं है कि वो भाषण समाप्त हुए, वो भाषण लगातार चल रहे हैं। लगातार जारी है वो तो, अभी वो जी, तो उसकी कोई रोक तो लगी ही नहीं। तो जो पत्र था उसमें इनका उल्लेख करते हुए एक एक जो कंटिन्यूइंग किस्म की चीज कही, जनरल किस्म की, सामान्य किस्म की चीज कही गई थी कि आपका जो कर्तव्य है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नियमों के अनुसार एनफोर्स करेंगे और सख्ती से एनफोर्स करेंगे, वो आप नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से जनता में ये मैसेज जा रहा है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं और आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो आप कृपया अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें। और मेरे ख्याल से उस पत्र में ये शर्मा ने जो पत्र लिखे थे उनका भी एक जिक्र है। तो इस हिसाब से चिट्ठी सारे इन बिंदुओं को कवर करती है जो कि पार्टियों ने भेजे, जो कि विभिन्न, बल्कि बीच में एडीआर के भी एक जो प्रतिनिधि है, मिस्टर चोकर नाम है उनका, उन्होंने भी जो पत्र लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उसको भी एंडोर्स किया है सीसीजी ने एक दूसरे पत्र के माध्यम से। तो 2 पत्र भेजे गए हैं सीसीजी की तरफ से इलेक्शन कमीशन में निष्पक्ष चुनाव कराने में और मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने में, भाषण और प्रचार में। ये काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर रही है, इसको तुरंत सुनिश्चित करे। क्या सीसीजी इसके आगे ये भी नहीं सोच रही है कि वो कोई एक समय मांग के प्रतिनिधिमंडल के तौर पर उनको मिल के बात करे उनसे कि भाई हमने ये पत्र लिखे? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसका कोई उत्तर दिया होगा, या हो सकता है दिया हो, वो आप बताएंगे। मतलब थोड़ा सा इसके आगे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं लगती आपको, क्योंकि जितना हुआ उससे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए 5 साल पहले तक 2019 के पहले तक जब चुनाव आयोग में ये था कि वो थोड़े इस लिहाज से खुले हुए थे कि ऑफिसर्स, चूंकि आफ्टर ऑल वो भी ऑफिसर्स हैं, एक ही सर्विस के हैं, कई लोग आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते भी हैं और समान किस्म की एक्सपर्टीज है आपकी, तो तब वो वार्तालाप भी करते थे, चिट्ठियों को रिसीव भी करते थे, कभी कभी रिस्पॉन्ड भी करते थे। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद से वो प्रक्रिया समाप्त हो गई और इस समय सीसीजी में शायद ये मान्यता है कि उनके साथ उनसे टाइम लेना या उनको प्रतिनिधि मंडल बना के जाना, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वक्त नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ सीसीजी ने जो रवैया या तरीका अपनाया है वो ये है कि ये जो संवैधानिक संकट के जब सवाल आते हैं या असम्मति के सवाल आते हैं, तो उनको वो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखे और उसको शेयर करके उसके ऊपर एक बहस या एक जनसंवाद भी छेड़े, जागरूकता की एक स्थिति पैदा करे। तो ऐसा नहीं है कि सीसीजी इनकार करती है या उनसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन उसका जो इस मामले में जो उसका एक एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा रहा है कि उम्मीद किसी को नहीं है कि उनके साथ कोई वार्तालाप हो पाए। अच्छा, ये कठिनाई है जी। निश्चित तौर पर। तो हम एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए जिसमें किंग कर्तव्य विमूढ़ता, जो एक हिंदी का शब्द है, कि एक दीवाल से हम सामने खड़े हैं और दीवाल ने हमें एक सिचुएशन में रोक दिया है और हम कुछ न कर पाने की। इसमें शीतल जी एक बड़ी अजीब सी स्थिति ये भी पैदा हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का रवैया ठीक भी है, कि वो ज्यादा उसका कहना है कि भाई चुनाव कराने का काम हमारा नहीं है, या उसके उसके हर डे टू डे जो इश्यूज हैं उसमें हम जाके और याचिका के माध्यम से उन प्रश्नों को देखें। चूंकि संवैधानिक संस्था है, केवल एक ही काम के लिए वो सृजित की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है इलेक्शन कमीशन। शायद सुप्रीम इलेक्शन के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि एक तरीके से चुनाव कराने के वक्त वो शीर्षतम बॉडी है इस समय। क्योंकि आप ये देखेंगे कि स्टेट्स में वो डीजीपी बदल देती है, चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, चीफ मिनिस्टर के पास ये अधिकार नहीं होते कि वो उनकी डायरेक्शंस का, ईसीआई की डायरेक्शंस का पालन न करें। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन जब भारत सरकार से डील करती है या उसके मंत्रालयों से डील करती है, तो न जाने क्यों अपने आप को उनका मातहत की तरह से महसूस करती है। कारण उसका बिल्कुल साफ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट होती है, सदस्यों की अपॉइंटमेंट होती है, वो
एक तरह से भारत सरकार ही कर रही है, जबकि एक लॉ है, लेकिन लॉ में 2:1 के रेशो में गवर्नमेंट के हाथ में है। और सभी को मालूम है कि इलेक्शन से पहले एकाएक एक इलेक्शन कमिश्नर जो कि सक्सीड करते कालांतर में सीईसी बनते, उन्होंने रातों रात रिजाइन किया, कारण भी नहीं बताया, और तत्काल 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए। और उस समय याचिका भी एक सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि इसकी प्रक्रिया को बदला जाए, इसको 2:1 का जो रेशो सरकार के फेवर में है ये ठीक नहीं है, लेकिन उससे पहले ही तैनाती और नियुक्ति हो गई। तो अब और तब से ये एक स्थिति बनी हुई है कि आम जो नागरिक समाज है उसमें कंप्लीट अविश्वास है। वो ये मान के चलते हैं कि मान के चलना शुरू हो गए हैं कि मैं इलेक्शन एक घटना का रेफरेंस आपको दूंगा, चूंकि आप फर्रुखाबाद में डीएम रहे और फर्रुखाबाद की ही घटना है। वहां जी की एक सभा में जो कांग्रेस के नेता है सलमान खुर्शीद, उनके जी परिवार की किसी महिला ने भाषण देते हुए, शायद वो अपने समुदाय के बीच भाषण दे वोट रही थी, संदर्भ ऐसा आया है, उसमें उन्होंने बात की है कि थोड़ा वो अपने कम्युनिटी को कुछ झिड़क रही हैं कि आप लोग किनको किनको अपने पास बैठा लेते हैं और हम लोग आपकी हमेशा मुकदमे और ये सब सेवा करते रहते हैं, और वो जो सीए वगैरह का आंदोलन था उसमें जो लोग फंसे हैं वो सब हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग जब उनको बैठा लेते हैं तो हमको तकलीफ होती है। और फिर उन्होंने उसको कहते कहते ये भी कहा कि आप लोगों को इस बार वोट जिहाद करना चाहिए। इस बात पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और डीएम ने बाकायदा बयान दिया, चूंकि डीएम ही इस समय अधिकारी हैं, चुनाव के मुख्य अधिकारी के तौर पर भी हैं। तो ये ठीक है कि अगर उसमें कुछ त्रुटि पाई गई, किसी ने भी किया हो, और अगर वो तो वैसे तो ये एक बात है जिसमें उन्होंने किसी धार्मिक स्थल का नाम नहीं लिया है, किसी दूसरे धर्म के लोगों पर बात नहीं की है, तो विभाजन वाली बात तो नहीं, लेकिन एक धार्मिक बात की है। अगर ये समझा जाता है कि ये भी नॉर्म का उल्लंघन है तो ठीक है, उस पर उन्होंने कार्रवाई की, मुकदमा किया। तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो डिविसिव है, जो दूसरे धर्म की बात हो रही है सीधे सीधे, और बहुत सारा उसमें झूठ है, और एक तरह से उकसाने की साफ साफ क्रिया है, लेकिन उस पर हम शिकायत होने के बावजूद चुनाव आयोग को किसी किस्म की कोई कार्रवाई करते हुए नहीं देख पा रहे हैं, या एक डेविएशन पा रहे हैं कि वो संबंधित व्यक्ति को नोटिस देने की जगह उसकी पार्टी को एक गोलमोल सी चिट्ठी भेज रहा है और उसमें भी कोई कार्रवाई हुई हो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये जो साफ साफ इस तरह की अनदेखी है, इसमें नागरिकों के पास क्या रह जाता है ऐसी किसी परिस्थिति को एड्रेस करने के लिए? भाई, ऐसी परिस्थितियों के पर विचार करते हुए हमारे पूर्वज हाथ कंगन को आरसी क्या की कहावत बना के चले गए। कहावतें जो है वो बहुत कुछ कहती हैं। तो इसके लिए किसी किस्म की विशेष इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है कि जो एक तरफ आपके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ उनको दिल्ली समन किया जा रहा है, या फरुखाबाद का आपने उदाहरण दिया, या 2-3 और उदाहरण और हैं, या कांग्रेस के कुछ नेताओं को जो जिस तरह से समन गए हैं या कार्रवाई हुई है। तो अब जैसे इस तरह के बयान के कांग्रेस वो मुसलमान शरीयत का कानून को दोबारा से स्थापित करने वाली एक है। एक बीच में मैं और सूचना डाल दूं, राज्यों में तेलंगाना में शायद बीजेपी के एक नेता को इसी तरह के बयान पर वहां उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि वहां विपक्ष मतलब कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को वो बात समझ में आई, जो बात जो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और खुद एक स्वायत्त बॉडी है चुनाव आयोग, उसको प्रधानमंत्री के संदर्भ में समझ में आते हुए भी समझ में नहीं आ रही है। ये नहीं, एक एक फर्क नजर आता है। देखिए शीतल, एक चीज तो है कि ठीक है आप एफआईआर कर रहे हैं, बाद में आप एक्शन लेंगे, व्यक्ति को आप पनिशमेंट देंगे। अभी सवाल, तात्कालिक सवाल है कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, क्या पार्टियां जो हैं वो जिस तरह से चुनाव प्रचार होना चाहिए वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, या उनको एक तरह से खुली छूट मिली है कि आप पोलराइजेशन का पूरा प्रबंध कर लें। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि बड़े कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की अरेस्ट के बारे में कि आप टाइमिंग के बारे में बताएं। अब ये सब चीजें चलती रहेंगी, जब तक इस पर फैसला होगा तब तक जो
जो झटका आप पार्टी को मिलना था कि उनका स्टार कैंपेनर अवेलेबल नहीं है, वो काम तो पूरा हो गया ना चुनाव में, उसको तो आप वापस नहीं ला सकते, उसकी पुनर्स्थापना नहीं हो सकती। उसी तरह से अब ये भाषण जो चल रहे हैं ये चलते रहेंगे, इस पे आप निर्णय 5वें या छठे अगर जब चरण तक में लेते हैं। चरण में लेंगे भी क्या, आप कोई एक चिट्ठी सी जारी कर देंगे और उसमें खेद व्यक्त करेंगे या कुछ चेतावनी देंगे, जैसा शायद पिछले चुनाव में भी हुआ था, लेकिन इस चुनाव में तो स्थिति कहीं ज्यादा आगे चली गई और उसके कारण भी ये और भी खेदपूर्ण है कि इस चुनाव में इस तरह की एक स्थिति बन रही है कि शायद ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है, दोनों तरफ के दलों को ये उम्मीद है कि वो अच्छा कर रहे हैं या अच्छा करेंगे, तो एक तरह से प्रतिस्पर्धा का चुनाव बन गया है, ये एक पक्षीय चुनाव नहीं है। तो एवरी वोट काउंट्स वाली स्थिति इस समय, एवरी सीट काउंट्स वाली स्थिति चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप गलत तरीके से या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का दुरुपयोग करते हुए या नियम का कानून का पालन न करते हुए अपनी वोट या अपना परसेंटेज बढ़ा लेते हैं, जैसे कि हमने अब आपने जिक्र किया परसेंटेज का कि 6% का फर्क आया, उसी खबर में आप अखबारों में पढ़ेंगे कि बांग्लादेश में जब इस तरह का रिकन्सिलिएशन हो रहा था तो 14% का फर्क आया था। उसी शाम जो एक परसेंटेज की घोषणा हुई और फिर उसके बाद जो घोषणा हुई, तो ये सारी चीजें एक गिरती, एक ह्रास की परिस्थिति, बिगड़ती स्थितियों की परिस्थिति दिखा रही है, जो कि सभी लोगों के मन में अविश्वास अपने आप उत्पन्न होने की स्थिति आ रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर तो बिल्कुल ही नहीं। चलिए, आपकी इसी हालांकि इस टिप्पणी में क्षोभ है, निराशा भी है और परिस्थिति का वर्णन है। इस कार्यक्रम को आज तो समेटते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। चिड़िया फ्री एंड फेयर इलेक्शन की चिड़िया तो आपके हाथ से लगभग उड़ गई ना, तो आप अब पुनर्स्थापना नहीं कर सकते, आप फ्री फेयर इलेक्शन की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती। दैट ये मेरा कहना है। आपको जो भी निर्णय लेना था, आप सही करार देना चाहते हैं उस भाषण को, तो आपको तुरंत कर देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को तुरंत कर देना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, समय निकाला। नमस्कार।